नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज आप सभी के लिए डीएलएड सेकेंड ईयर के पहले प्रश्न पत्र संज्ञान अधिगम और बाल विकास की दूसरी इकाई बचपन में अवधारणा निर्माण एवं चिंतन प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं पेपर की दृष्टि से, तो आप सभी के लिए लेके आई हूँ। यदि चैनल पर नए हैं तो इस बार अच्छे अंक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, तथ्यों को याद कर लेना ही क्या सीखना है, स्पष्ट कीजिए। तथ्यों को याद करने का तात्पर्य जानकारी के एक ढेर को किताब में से निकालकर दिमाग में रखना और बाद में परीक्षा के समय इसे दिमाग से उत्तर पुस्तिका में उतार देना। अर्थात तथ्यों को याद कर लेना ही सीखना नहीं है, बल्कि उनके प्रति एक समझ विकसित करनी चाहिए जिससे बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सकें। तथ्यों को सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए बच्चों को विभिन्न पहलुओं पर सोचने के लिए प्रेरित करेंगे। बच्चे को ऐसे सवाल दिए जाएं जिनके हल एक जैसे नहीं हैं और उम्मीद करेंगे कि वह हर सवाल से निपटने के तरीके खुद ढूंढें। अभ्यास के कारण ही बदलाव सीखना है, इसे स्पष्ट कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति नित्य प्रति अपने जीवन में नए अनुभव एकत्र करता रहता है। ये नवीन अनुभव व्यक्ति के व्यवहार में वृद्धि एवं संशोधन करते हैं, इसीलिए ये अनुभव तथा इनका उपयोग ही सीखना कहलाता है। सीखना ना तो नए अनुभव की प्राप्ति है और ना पुराने अनुभवों का योग, वरन नए और पुराने अनुभवों का संगठन है। जैसे जैसे व्यक्ति नए अनुभवों द्वारा नई बातों को सीखता जाता है, वैसे वैसे अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने अनुभवों को संगठित करता चलता जाता है। सीखना अभ्यास के कारण बदलाव है। अभ्यास का नियम किसी क्रिया को बार बार दोहराने से दृढ़ होता है। रहीम ने कहा है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। इतना काफ़ी रहेगा लिखने के लिए। अगला प्रश्न है, चिंतन की विशेषताएं। चिंतन के बारे में अगर ज़्यादा पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर चिंतन का बुक्स का नोट्स बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चिंतन की विशेषताएं देखिए। चिंतन में मानसिक प्रक्रिया निहित होती है। चिंतन का कोई एक माध्यम होता है, यह माध्यम भाषा या प्रतीकात्मक व्यवहार हो सकता है। चिंतन के लिए किसी न किसी प्रकार की समस्या का होना आवश्यक है। जब तक कोई समस्या नहीं होगी चिंतन भी नहीं होगा। चिंतन में प्रयास एवं त्रुटि के तत्व निहित रहते हैं। चिंतन स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलता है। इसमें विलक्षण एवं संश्लेषण की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यह प्रत्यक्षीकरण ना होकर प्रमुख रूप से विचार तथा प्रतीक होते हैं। चिंतन अत्यंत ही जटिल प्रक्रिया है, किंतु इसमें संज्ञानात्मक पक्ष का अपेक्षाकृत अधिक महत्व होता है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत भेदों को स्वीकारना क्या है। पियाजे का सिद्धांत यह मानकर चलता है कि सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, लेकिन उनकी गति अलग अलग होती है। इसीलिए शिक्षकों को अलग अलग विद्यार्थियों के लिए और छोटे छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। ना कि एक साथ पूरी कक्षा के लिए। इसके अतिरिक्त शिक्षण शैक्षणिक प्रगति का मूल्यांकन करते समय हर बच्चे की तुलना उसी की पिछली स्थिति में करते हैं। उनकी रुचि इस बात से कम होती है कि बच्चे किन्हीं मानक स्तरों के सापेक्ष या कि हम उम्र बच्चों के औसत प्रदर्शन के सापेक्ष कैसा प्रदर्शन करते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय ज्ञान के दृष्टिकोण में मनुष्य किन चीज़ों को समझने का केंद्रीय ज्ञान लेकर जन्म लेता है। केंद्रीय ज्ञान के दृष्टिकोण के अनुसार शिशु अपने जीवन की शुरुआत विशेष उद्देश्यों के लिए बनी जन्मजात ज्ञान व्यवस्थाओं से करते हैं, जिन्हें विचार के केंद्रीय क्षेत्र कहा जाता है। ऐसी पहले से बनी बनाई प्रत्येक प्रकार की समझ उससे संबंधित नई जानकारी को ग्रहण करने की तैयारी व क्षमता प्रदान करती है और इस प्रकार संज्ञान के कुछ पहलुओं की प्रारंभिक तेज विकास को सहारा देती है। भौतिक और संख्यात्मक ज्ञान ने ही हमारे पूर्वजों को पर्यावरण से भोजन और दूसरे संसाधन जुटाने के काबिल बनाया। केंद्रीय ज्ञान का दृष्टिकोण अधिकारपूर्वक कहता है कि प्रकृति से मिली इस नींव के आधार पर ही प्रारंभिक बचपन की विकसित ज्ञान व्यवस्थाएं संभव हो पाती हैं। इसके बाद है इसके दीर्घोत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को समझाइए। ब्रूनर 1956 ने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को एक नया रूप दिया जो अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी है। ब्रूनर ने मुख्य रूप से दो बातों पर ध्यान दिया है। एक यह कि शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से किस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं और दूसरी यह कि शैशवावस्था और बाल्यावस्था में बालक मानसिक चिंतन कैसे करते हैं। ब्रूनर के अनुसार
शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से 3 तरीकों से अभिव्यक्त करते हैं। सक्रियता विधि, यह वह विधि है जिसमें शिशु अपनी अनुभूतियों को शब्दहीन क्रियाओं द्वारा अभिव्यक्त करते हैं, जैसे भूख की अनुभूति को रोकर अभिव्यक्त करना, हाथ पैर हिलाना, वस्तु को पकड़ना आदि। इन क्रियाओं द्वारा वह वातावरण से संबंध स्थापित करता है। दृश्य प्रतिमा विधि, यह वह विधि है जिसमें बालक अपनी अनुभूति को अपने मन में कुछ दृश्य प्रतिमाएं बनाकर प्रकट करता है। इस अवस्था में बालक प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है। सांकेतिक विधि, यह वह विधि है जिसमें बालक अपनी अनुभूतियों को ध्वन्यात्मक संकेतों या भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। इस अवस्था में बालक अपने अनुभवों को शब्दों में व्यक्त करने की क्षमता विकसित करने लगता है। इस प्रक्रिया में बालक प्रतीकों का उनके मूल विचारों से संबंध स्थापित करने की योग्यता का प्रदर्शन करता है। ब्रूनर द्वारा बनाई गई 3 विधियों को क्रमशः व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, संज्ञानवाद की झलक मिलती है। सक्रियता विधि उद्दीपन अनुक्रिया संबंध को दर्शाती है। दृश्य प्रतिमा विधि समग्राकृति अथवा गेस्टाल्टवाद का अनुकरण करती है और सांकेतिक विधि पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुरूप कार्य करती है। ब्रूनर ने अपने अध्ययन के आधार पर यह तथ्य उजागर किया कि जन्म से 18 माह की आयु सक्रियता विधि की प्रधानता रहती है। 18 माह से 24 माह की आयु तक दृश्य प्रतिमा विधि की प्रधानता बनी रहती है। इस प्रकार ब्रूनर ने पियाजे की भांति संज्ञानात्मक विकास को एक क्रमिक प्रक्रिया माना है। ब्रूनर ने अपने समय के बच्चों के कक्षा शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया का बड़ी बारीकी से अध्ययन किया और निम्नलिखित तथ्य उजागर किए। अंतर्दर्शी चिंतन बनाम विश्लेषणात्मक चिंतन, विषय की संरचना, संबद्धता का महत्व, ये सब आप पढ़ लीजिए ठीक से क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। अन्वेषणात्मक सीखना, स्वयं कार्य करने का महत्व, तत्परता। अगला प्रश्न है, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की विशेषताएं, दोष एवं शिक्षा में उपयोग बताइए। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की विशेषताएं। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की विशेषताएं निम्नलिखित लिखी हैं। ब्रूनर का सिद्धांत बालकों के पूर्व अनुभवों तथा नए विषय की विषय वस्तु के समन्वय के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने पर बल देता है। इस सिद्धांत के अनुसार छात्रों को सिखाई जाने वाली विषय वस्तु ऐसे अनुक्रम एवं तारतम्यता से प्रस्तुत की जाती है जिससे छात्र तार्किक ढंग से एवं अपनी कठिनाई स्तर के अनुसार सीखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार विषय वस्तु की संरचना इस प्रकार होती है जिससे छात्र सुगमता एवं सरलता से सीखता है। ब्रूनर के सिद्धांत के अनुसार शिक्षा बालक में व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों प्रकार के गुणों का विकास करती है। यह सिद्धांत सीखने पर पुनर्वलन, पुरस्कार, दंड आदि पर बल देता है। अगला है ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कमियां या दोष। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कमियां निम्नलिखित हैं। ब्रूनर ने अंतर्दर्शी चिंतन पर अधिक बल दिया है, लेकिन केवल इस पर ही निर्भर रहने पर छात्रों में एक ही संप्रत्यय के ज्ञान में विविधता आ सकती है और यह सामान्य छात्रों के लिए द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न करता है। विषय संरचना को सामान्य छात्र समझने में असमर्थ होते हैं। इसके लिए विशेष क्षमता एवं अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है। ब्रूनर ने अन्वेषणात्मक सीखना पर अधिक बल दिया है, लेकिन प्रत्येक विषय एवं उसकी पाठ्यवस्तु को खोजपूर्ण विधि से नहीं सिखा सकता। इस संदर्भ में यह श्रम एवं समय की बर्बादी मात्र ही कहा जाएगा। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का शिक्षा में उपयोग। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का शिक्षा में उपयोग निम्नलिखित है। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार छात्रों के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। ब्रूनर ने अन्वेषण विधि के प्रयोग पर बल दिया है। इस विधि के प्रयोग से छात्रों में समस्या समाधान की क्षमता में विकास किया जा सकता है। ब्रूनर ने बालकों के मानसिक विकास की अवस्थाओं का वर्णन किया है। इन अवस्थाओं के अनुकूल शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों का प्रयोग करना चाहिए। ब्रूनर ने वर्तमान अनुभवों को पूर्व ज्ञान एवं अनुभवों से जोड़कर नवीन संप्रत्यय के निर्माण पर ध्यान आकर्षित किया है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसका उपयोग कर छात्रों को ज्ञान के समृद्ध स्थायी किया जा सकता है। ब्रूनर ने संप्रत्यय को समझाने पर अधिक बल दिया है, अतः शिक्षक को
विषय संबंधी संप्रत्ययों को ठीक प्रकार से समझाने चाहिए। इन संप्रत्ययों के ज्ञान से छात्र पर्यावरण को समझकर उनका उपयोग कर सकता है। ब्रूनर द्वारा बताए गए संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अनुरूप शिक्षक अपने कार्य के नियोजन, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन प्रक्रिया में संशोधन कर बालकों के बौद्धिक विकास में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत समझाइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे। स्विस मनोवैज्ञानिक पियाजे मूल रूप से प्राणी विज्ञान के विशेषज्ञ थे, परंतु आगे चलकर उन्होंने धर्म एवं दर्शन का गहन अध्ययन किया और दर्शन की ज्ञान मीमांसा और प्राणी विज्ञान के बीच संबंधों की खोज की, जिसने उन्हें मनोवैज्ञानिक बना दिया। उन्होंने यूरोप की अनेक मनोविज्ञान प्रयोगशालाओं में कार्य किया। उन्होंने फ्रांस में विनय के साथ भी कई वर्ष तक कार्य किया था। उन्हें बुद्धि के विषय में चली आ रही पूर्व धारणा की बुद्धि जन्मजात होती है का खंडन किया और बाल क्रियाओं का बड़ी बारीकी से अध्ययन कर इस परिणाम पर पहुंचे कि जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती जाती है और उसका कार्य क्षेत्र बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसकी बुद्धि में भी विकास होता जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बच्चा प्रारंभ में सरल प्रत्ययों को ही ग्रहण करता है, परंतु जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वह कठिन से कठिनतर प्रत्ययों को ग्रहण करने लगता है। हाँ, यह बात अवश्य है कि इसे सबसे सीखने के लिए उपयुक्त पर्यावरण एवं क्रियाएं आवश्यक होती हैं। पियाजे ने स्पष्ट किया है कि सीखना कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है, जैसा कि थॉर्नडाइक और पावलोव आदि संबंधवादी मनोवैज्ञानिकों ने माना है, परंतु यह एक बौद्धिक प्रक्रिया है, एक संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया है और यह संप्रत्यय निर्माण बच्चों की आयु के अनुसार सरल संप्रत्ययों से कठिन संप्रत्ययों के क्रम में होता है। बच्चे का मस्तिष्क जैसे जैसे विकसित होता जाता है उसमें सरल से अपेक्षाकृत जटिल प्रत्ययों का निर्माण एवं उनकी उपयोगिता की क्षमता विकसित होती जाती है। इसे मनोवैज्ञानिक प्रत्यय निर्माण का सिद्धांत कहते हैं। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि बालकों में वास्तविकता के विषय में चिंतन करने की शक्ति न केवल उनकी परिपक्वता स्तर पर निर्भर करती है और न केवल उनके अनुभवों पर निर्भर करती है, अपितु इन दोनों की अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होती है। इसे मनोवैज्ञानिक भाषा में अंतःक्रियावादी विचारधारा कहते हैं। पियाजे ने अपने सिद्धांत में निम्नांकित पदों पर बल दिया है। अनुकूलन। पियाजे ने सर्वप्रथम यह बात स्पष्ट की है कि बच्चों में अपने पर्यावरण के साथ समायोजन करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जिसे अनुकूलन कहा जाता है। उनके अनुसार बालक प्रारंभ में ही पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने लगता है। पियाजे के अनुसार अनुकूलन की प्रक्रिया दो उप प्रक्रिया में होती है, एक आत्मसात्मीकरण और दूसरी समायोजन। आत्मसात्मीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक समस्या समाधान के लिए पूर्व सीखी योजनाओं या मानसिक क्रियाओं का सहारा लेता है। इसके विपरीत समायोजन ऐसी प्रक्रिया है जो पूर्व में सीखी योजना या मानसिक प्रक्रियाओं से काम ना चलने पर समायोजन के लिए की जाती हैं। अगला है साम्य धारण। साम्य धारण से पियाजे का तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके द्वारा आत्मसात्मीकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम रहता है। पियाजे के अनुसार जब बच्चे के सामने कोई नई समस्या उत्पन्न होती है, उसमें संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न होता है, जिसे दूर करने के लिए वह आत्मसात्मीकरण या समायोजन ये दोनों प्रक्रियाएं करना प्रारंभ कर देता है। पियाजे ने यह स्पष्ट किया कि साम्य धारण की प्रक्रिया बच्चों के पूर्व अनुभवों पर निर्भर नहीं करती, अपितु उनकी शारीरिक परिपक्वता पर निर्भर करती है। संज्ञानात्मक संरचना। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना से तात्पर्य बालक के मानसिक संगठन से होता है। संरक्षण। संरक्षण से पियाजे का तात्पर्य पर्यावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता दोनों को पहचानने एवं समझने की क्षमता तथा किसी वस्तु के स्वरूप में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्व में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता से है। मानसिक क्रिया। पियाजे के अनुसार मानसिक संक्रिया से तात्पर्य बालक द्वारा समस्या समाधान के लिए किए जाने वाले चिंतन से है। स्कीम्स। पियाजे ने व्यवहारों के उन संगठित पैटर्नों को स्कीम्स की संज्ञा दी है जिन्हें सरलता से दोहराया जा सकता है। साफ जाहिर है कि स्कीम्स मानसिक संक्रिया का अभिव्यक्त रूप है। अगर पूछ ले स्कीम्स क्या है तो इतना लिखना चाहिए आपको। विकेंद्रण। विकेंद्रण से पियाजे का तात्पर्य किसी वस्तु
के विषय में वस्तुनिष्ठ ढंग से सोचने की क्षमता से है। पियाजे के अनुसार बालक में इस क्षमता का विकास 2 वर्ष की आयु में शुरू हो जाता है। स्कीमा से तात्पर्य एक ऐसी मानसिक संरचना से है जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास का विभाजन। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को मुख्य रूप से 4 कालों में विभाजित किया है। संवेदी पेशी अवस्था, पाक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियावस्था। संवेदी पेशी अवस्था। पियाजे के अनुसार जन्म से 2.5 वर्ष तक की आयु के बालक अपने इंद्रियों द्वारा प्राथमिक अनुभव प्राप्त करते हैं। पियाजे ने इस काल को संवेदी पेशीय प्राथमिक अवस्था कहा है। पियाजे के अनुसार जन्म से 2 वर्ष तक का बालक संज्ञानात्मक विकास निम्नलिखित 6 अवस्थाओं में होता है। सहज क्रियाओं की अवस्था, प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, गौण वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, तृतीय वित्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, मानसिक संयोग द्वारा नए संसाधनों की खोज की अवस्था। इसके बाद पाक संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की दृष्टिकोण से 2 साल से 7 साल की अवस्था को पाक संक्रियात्मक अवस्था कहा है। इस अवस्था को पियाजे ने निम्नलिखित 2 उप अवस्थाओं में विभाजित किया है। पाक संप्रत्यात्मक अवधि, अंतर्दर्शी अवस्था, मूर्त संक्रिया की अवस्था। पियाजे ने 7 से 11 वर्ष तक की आयु अवस्था को मूर्त संक्रिया अवस्था कहा है। इस अवस्था के बच्चे अधिक व्यवहारिक एवं यथार्थवादी होते हैं। इस अवस्था में बच्चों में तर्क एवं समस्या समाधान की क्षमता विकसित होने लगती है। यहाँ वे मूर्त समस्याओं के समाधान तो ढूंढने लगते हैं परंतु अमूर्त समस्याओं के विषय में नहीं सोच पाते। इस अवस्था के बच्चे वस्तुओं का उनके गुणों के आधार पर क्रमबद्ध करने लगते हैं और वर्गीकृत करने लगते हैं, परंतु इस अवस्था के बच्चों के चिंतन में क्रमबद्धता नहीं होती। औपचारिक संक्रिया की अवस्था। यह अवस्था 12 वर्ष की आयु से वयस्क होने तक की अवस्था है। 12 वर्ष का होते होते बच्चों का मस्तिष्क परिपक्व होने लगता है, उनके चिंतन में क्रमबद्धता आनी शुरू हो जाती है और जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती जाती है और उनके अनुभव बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनकी समस्या समाधान की क्षमता भी बढ़ती जाती है। इसे पियाजे ने औपचारिक संप्रत्यय चिंतन की संज्ञा दी है। पियाजे के अनुसार इस आयु के बच्चे प्रतीकात्मक शब्दों, रूपकों एवं उपमानों का आशय भी समझने लगते हैं और अमूर्त प्रत्ययों के निर्माण में ऊंची ऊंची उड़ान भरने लगते हैं। पियाजे के अनुसार प्रत्यय निर्माण की यह क्रिया अनवरत रूप से मनुष्य के जीवन भर चलती रहती है, पर इसका प्रकार एवं स्तर उसकी शिक्षा एवं अनुभवों पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है, उनकी कमियों का वर्णन कीजिए। पियाजे के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में एक बड़ा मोड़ मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का आता है जो 7 से 11 वर्ष तक रहती है। इसमें विचार पहले की अपेक्षा अधिक तर्कसंगत, लचीला और व्यवस्थित होता है। वह छोटे बच्चों की बजाय बड़ों की विचार प्रक्रिया से अधिक मिलता जुलता है। मूर्त संक्रियात्मक सोच की सीमाएं या कमियां। जैसा कि इस अवस्था के नाम से संकेत मिलता है कि मूर्त संक्रियात्मक सोच में एक महत्वपूर्ण खामी है। बच्चे तभी व्यवस्थित या तार्किक ढंग से सोचते हैं जब उनके सामने मूर्त जानकारी हो, वे प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते, परंतु अमूर्त विचारों जो वास्तविक संसार में दिखाई नहीं देने के संबंध में उनकी मानसिक संक्रियाएं ठीक से काम नहीं करती। इसका एक अच्छा उदाहरण संक्रमित निष्कर्ष की समस्याओं में मिलता है। जब 8 साल के बच्चों को असमान लंबाइयों की डंडियों के जोड़े दिखाए जाते हैं तो वे जल्दी ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि यदि डंडी ए डंडी बी से लंबी है और डंडी बी डंडी सी से लंबी है तो डंडी ए सी से लंबी है। परंतु इसी समस्या का यदि काल्पनिक रूपांतर करके पेश किया जाए, जैसे कि शीला विमला से लंबी और विमला कुसुम से लंबी, उसमें सबसे लंबी कौन है, तो उसमें सबसे बड़ी कठिनाई होती है 11 या 12 वर्ष तक के
उम्र के बच्चे यह समस्या हल नहीं कर पाते। तार्किक सोच प्रारंभ में प्रत्यक्ष परिस्थितियों से बंधी रहती है। इस तथ्य से मूर्त संक्रियात्मक तर्क प्रक्रिया की एक अन्य विशेषता का कारण समझने में मदद मिलती है। हम देखते हैं कि स्कूल आयु के बच्चे पियाजे के मूर्त संक्रियात्मक कार्यों को हल करने की क्षमता क्रमशः धीरे धीरे हासिल करते हैं। सभी कार्यों को एक साथ हल नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए वे आमतौर पर संख्या का संरक्षण सीखते हैं, उसके बाद लंबाई, द्रव्य और मात्रा का, फिर उसके बाद भार का संरक्षण सीखते हैं। तार्किक अवधारणाओं पर इस क्रमिक अधिकार का वर्णन करने के लिए पियाजे के क्षैतिज विकास, जिसका अर्थ है एक अवस्था के भीतर विकास, पद का उपयोग किया। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को अमूर्त अवधारणाओं से होने वाली कठिनाई भी क्षैतिज विकार के विचार का उदाहरण है। ऐसा नहीं होता कि स्कूल आयु के बच्चे पहले व्यापक तार्किक सिद्धांत को समझ लेते हों और फिर उनमें संबंधित सभी परिस्थितियों पर लागू करते हों, बल्कि ऐसा लगता है कि वे हर समस्या की तर्क प्रक्रिया को अलग अलग हल करते हैं। अगला प्रश्न है, संवेदी क्रियात्मक अवस्था तथा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या है, वर्णन कीजिए। जन्म से पहले 2 वर्ष तक संवेदी क्रियात्मक अवस्था रहती है। इसका नाम पियाजे की इस धारणा का द्योतक है कि शिशु और चलना शुरू करने वाले बच्चे अपनी आँखों, कानों, हाथों और अन्य संवेदी क्रियात्मक उपकरणों से सोचते हैं। वे सभी अपने दिमाग में बहुत सी मानसिक क्रियाएं नहीं कर पाते। फिर भी संवेदी क्रियात्मक अवस्था में इतना अधिक विकास होता है कि उसे पियाजे ने 6 उप अवस्थाओं में बांट दिया। पियाजे के खुद के 3 बच्चे इस प्रेषण विकास की इस श्रृंखला का आधार बने। यद्यपि अध्ययन का यह नमूना बहुत छोटा था, पर पियाजे अपने बेटे और 2 बेटियों का बहुत सावधानी पूर्वक निरीक्षण करते थे। उनके सामने रोजमर्रा की सामान्य मुश्किलें भी खड़ी करते थे, जो कि संसार की उनकी समझ को प्रकट करने में सहायक होती थी। पियाजे के अनुसार जन्म के समय शिशु अपने संसार के बारे में इतना कम जानते हैं कि वे सार्थक रूप से उसकी जांच पड़ताल नहीं कर सकते। वृत्ताकार प्रति प्रक्रिया उन्हें उनकी पहली योजनाओं के अनुकूल करने का साधन प्रदान करती है। इसमें शिशु की स्वयं की अंग संचालन क्रिया से अनायास होने वाले अनुभव शामिल होते हैं। यह प्रतिक्रिया वृत्ताकार इसलिए है क्योंकि शिशु अपनी गतिविधि को बार बार दोहराने की कोशिश करता है। इसीलिए कोई संवेदी क्रियात्मक प्रतिक्रिया जो संयोग वियोग से हुई हो, बाद में मजबूत होकर एक नई योजना में बदल जाती है। उदाहरण के लिए किसी 2 माह की बच्ची की कल्पना करें जिसके होठों से कभी दूध पीने के बाद अनायास चप की आवाज़ निकल जाती है। बच्ची को वह आवाज़ अजीब लगती है, इसीलिए उसे दोहराने की कोशिश करती है जब तक वह होठों से वह आवाज़ निकालने में निपुण नहीं हो जाती। 2 वर्ष में वृत्ताकार प्रतिक्रिया कई तरीकों में बदलती है। प्रारंभ में यह शिशु के स्वयं के भीतर पर केंद्रित होती है, बाद में यह बहिर्मुखी होकर वस्तुओं को इधर उधर करने की ओर मुड़ जाती है। अंत में यह प्रयोगात्मक और सृजनात्मक हो जाती है, जिसका लक्ष्य अपने परिवेश में अनूठे प्रभाव पैदा करना होता है और नए रोचक व्यवहारों के प्रति हिचकिचाहट की आंतरिक प्रवृत्ति के कारण शिशुओं में कठिनाई वृत्ताकार प्रक्रिया का आधार हो सकती है, पर आंतरिक प्रतिरोध की यह अपरिपक्वता अनुकूलन में सहायक प्रतीत होती है और यह सुनिश्चित करती है कि इन नए कौशलों के पक्के होने के पहले उनमें व्यवधान नहीं आए। पियाजे के लिए नवजात शिशु की स्वतः होने वाली क्रियाएं ही संवेदी क्रियात्मक बुद्धि की रचना करने वाली इकाइयां होती हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बच्चे के संवेदी क्रियात्मक अवस्था से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जाने पर उनकी मानसिक प्रतीक निर्माण प्रक्रिया में असाधारण परिवर्तन होता है, जो स्पष्ट दिखाई देता है। यद्यपि शिशु में अपने संसार को प्रतीकात्मक ढंग से देख पाने की कुछ क्षमता तो होती है, किंतु प्रारंभिक बचपन में आकर यह क्षमता एकदम विकसित होती है। पियाजे के सिद्धांतानुसार संवेदी क्रियात्मक योजना से प्रतीकात्मक योजना में हुआ परिवर्तन और आगे चलकर प्रतीकात्मक योजना में बचपन से वयस्क आयु तक होने वाले परिवर्तन 2 प्रक्रियाओं के कारण होते हैं, अनुकूलन और व्यवस्थापन। यहाँ पर ये संवेदी क्रियात्मक उपकरण बताए हैं: आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, हाथ, पैर। ये आपकी ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ हैं। परिवेश के साथ सीधे पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा योजना बनाने को अनुकूलन कहते हैं। इसमें 2 परस्पर पूरक गतिविधियां शामिल रहते हैं।
समावेशीकरण तथा समायोजन व्यवस्थापन के द्वारा भी योजनाएं बदलती हैं। यह प्रक्रिया परिवेश के साथ सीधे संपर्क से अलग हटकर आंतरिक रूप से घटती है। इसी के साथ ही इस इकाई के प्रश्न पूरे होते हैं। मिलते हैं अगली इकाई में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।